हाँ हाँ हाँ। मेरे दोस्त, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से मजबूत जड़ वाले पेड़ को आंधी तूफान और बारिश से जरा सा भी डर नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार से जिस भी विद्यार्थी का सिलेबस मजबूत होता है उस विद्यार्थी को एग्जाम से डर नहीं लगता है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस की 9th और 10th क्लास के सिलेबस मैथ से रिलेटेड जो जो चैप्टर 9th और 10th से रिलेटेड रहता है बिहार पुलिस के क्वेश्चन में, उन सभी चैप्टरों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने इतने सारे जो अभी लिखा गया ये 9th क्लास के सिलेबस है, इस पर हम पहले डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखेंगे और इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको नोट करना है नोट भी करते चलेंगे। और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कितना समझ में आया है। तो स्टार्ट करते हैं देर किए बिना। तो सबसे पहले का जो है ये चैप्टर नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। और ये संख्या पद्धति केवल इसमें एक चैप्टर दिखाया जा रहा है, ये परमाणु बम के जैसा है, यानी कि इसको आप एटम बम बोल सकते हैं इस सिलेबस में। ये देखने में छोटा है लेकिन धमाका इसका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये छोटा सा पढ़ना ही नहीं है। संख्या पद्धति तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए संख्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जान लेना होगा अंक, कि अंक क्या होता है। तो अंक एक इकाई होता है जिससे संख्या बनता है। आप जानोगे कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कुल अंक कितने होते हैं। आप इस बात को इसका आंसर जरूर देंगे। अंक से ही मिल करके बनता है संख्या, जो कि इस सिस्टम का निर्माण करता है। और संख्या जो है अनेकों प्रकार की होती है। आपको कुछ संख्या मालूम होगा, संख्या पद्धति में संख्या मालूम होगा क्या चीज आपको। प्राकृतिक संख्या मालूम है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है ये मालूम है। पूर्णांक संख्या क्या होता है मालूम है। धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। और इन सभी संख्याओं को मिला करके जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या, जो कि क्लास 9 और 10 तक पढ़ना होता है, ये रियल नंबर। तो इतना बातें आप लोगों ने सुना है, अगर पढ़ा है तो बहुत बहुत बढ़िया की बात है, समझ में आएगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने में। तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा समझ में आया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप हमें जरूर देंगे। आपको इसी में पढ़ना है छोटी संख्या बड़ी संख्या, यानी कि एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा और छोटी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, इन सभी पर रिलेटेड जो सवाल रहता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां तक हम लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या तक पढ़ना है इस रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम में। इसके बाद हम सेकंड जो यूनिट है यूनिट 2, इसमें हम बीजगणित यानी कि अलजबरा पढ़ेंगे। इस अलजबरा में क्या पढ़ना है, तो अलजबरा में सबसे पहले बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बहुपद। बहुपद में क्या जानना होता है, बहुपद में हमें 2 चीजों की जानकारी आवश्यक होता है, एक चर राशि और दूसरा अचर राशि। तो आप हमें एक चर राशि का एग्जाम्पल कमेंट में देंगे और फिर अचर राशि का कमेंट देंगे कि चर राशि क्या होगा और अचर राशि क्या होगा। अगर आप जानते हैं सिलेबस को तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो इसको चैप्टर स्टार्ट करने के बाद एकदम समझ में आएगा। चर राशि अचर राशि क्या होगा, इसी में पढ़ना होगा। बहुपद कई प्रकार के होगा, तो बहुपद को आपको मालूम है कि 2 आधारों पर बांटा जाता है।
एक होता है घात के आधार पर और दूसरा होता है पद के आधार पर। जिनमें आपको मालूम है घात के आधार पर एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ये आपको मालूम है। बहुपद का घात किसको कहा जाता है ये भी मालूम होगा। तो बहुपद का घात यानी बीजीय व्यंजक के महत्तम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर पद के आधार पर तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इस तरह से आपको मालूम होगा। इसके बाद आप लोग बहुपद के प्रकार के बाद यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ने के बाद फिर इसमें और पढ़ना होता है बहुपद के गुणांकों के बीच जो संबंध बोला जाए, जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये 9 क्लास के लिए 10 क्लास के सिलेबस के अनुसार बहुपद में पढ़ना होगा, जो कि उसमें बताया जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये चीज हमें पढ़ना होगा बहुपद में ही। इसके बाद पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस नाम को सुनने के बाद आपको मालूम चलेगा ये 10 क्लास में पढ़ना है, लेकिन नहीं, ये 9 क्लास में है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है इसमें दो चर होगा, यानी कि x और y टाइप से, यानी कि सेम नहीं, दो अलग अलग चर होंगे और इसी से बनेगा समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। और रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर का अपने से मान रखेंगे तो दूसरा चर राशि का अपने आप मान निकलेगा। इस चीज को 9 क्लास के सिलेबस में ही पढ़ना होता है। और इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर एक बार कमेंट में बताते चलोगे, ठीक। और जहां भी अगर लग रहा है कि ये चीज दिक्कत वाली बात है, वहां पे जरूर कमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे यूनिट 3। और ये यूनिट 3 जो है ये क्लास ओवर क्लास है, यानी कि 9th क्लास के नीचे का सिलेबस है। इसमें दिया गया है, मतलब सिलेबस में ही 9th क्लास में लिखा गया 9, 10 के लिए, लेकिन उसके नीचे को भी इसमें रखा गया है, जो कि हम बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या चीज, बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि व्यवसायिक गणित। तो ये व्यवसायिक गणित के बारे में समझना और जरूरी है। जब भी बिजनेस की बात आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा शेयर एवं लाभांश। तो शेयर एवं लाभांश तनी सा समझोगे बचपन वाला बात लेकर के, जब तुम भूजा खाते थे या फिर बिस्कुट खरीदते थे कोई भी चीज खाने के लिए, तो आपको शेयर करना होता है। यानी कि अगर आपका दोस्त वहां से देख लिया कि खा रहा है, तब तुम्हारे मन में चलेगा कि हम कितना देंगे। अगर थोड़ा सा बचा तो एक बार फांक जाओगे, नहीं दोगे। अगर शेयर करते हो, मान लो पॉकेट में से भूजा निकाल के अगर तुम थोड़ा सा दिए हो उसको, तो तुम शेयर किए हो, लेकिन अब तुम यहाँ लाभ खोजेगा कि अगला टाइम भेटाएगा तो हम आधा दिए हैं तो उससे पूरा लेंगे, यानी कि वहां पर अपना लाभ खोजेंगे। इसी चीज को अब हमें मैथमेटिकल रूप से पढ़ना होगा। ये व्यवसायिक गणित में सबसे पहले शेयर एवं लाभांश पढ़ना होगा, ठीक। दूसरा चीज बट्टा पढ़ना होगा। बट्टा यानी कि इसमें हम कितना वैट दे रहे हैं, कितना चीजों का छूट दे रहे हैं, समझ में आ रहा ना, छूट दे रहे हैं, यानी कि कैसे लोगों को मूर्ख बना करके पैसा कमा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद ये बट्टा का मतलब समझ में आएगा। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा, मजाकिया तौर पे बोले हैं, अगर कहीं इसमें और डिटेल समझना होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीपी यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें चक्र लगा करके लिया जाता है ब्याज, यानी कि सूद। एक होता है साधारण ब्याज और ये है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों 9 क्लास में नहीं है। अगर है तो ये एडवांस मैथ में होगा, लेकिन ऐसे सिंपल सिलेबस में ये चैप्टर ही नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसको 7 और 8 क्लास में पढ़ना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि 400 का अगर आप ब्याज ले रहे हैं कुछ परसेंट, 5%, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको 5% ऐड करके फिर इसका जितना भी आएगा उसका फिर आप 5% लेंगे। इस तरह से जब चक्र चलते रहता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत रखेंगे। और जब सिलेबस पढ़ने के बाद और डिटेल से एकदम से मजा आएगा पढ़ने में। इसके बाद किस्तों में भुगतान। तो किस्तों में भुगतान आप सभी लोगों ने ईएमआई का नाम सुन लिया है, और अभी के जमाने में और भी इसका मांग बहुत ज्यादा है। ईएमआई यानी किस्तों में भुगतान। किस तरह से हम कुछ पेमेंट मान लेते हैं। अगर 20,000 का फोन लिए तो 1153 या 1192 या फिर 1172 रुपया मंथली कर लिए,
अगर और ज्यादा पेमेंट पहले ही दे दिए हैं तो ईएमआई और कम आता है और उसको कुछ कुछ समय पर दिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे किस्तों में किस तरह से भुगतान किया जाएगा। और ये जो रहा यूनिट 3, ये आपको बिलो ऑफ 9-10 क्लास है, यानी 9-10 क्लास से नीचे का सिलेबस है। अब आप बात करेंगे अगला यूनिट 4, और ये यूनिट 4 है नियामक ज्यामिति। और ये नियामक ज्यामिति जो है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको बिहार पुलिस और जो भी मैथमेटिकल एग्जाम होगा और जिसमें ये चैप्टर रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें क्या है, कार्तीय समतल। ये कार्तीय समतल सबसे पहले जानेंगे क्या है, सबसे पहले जानेंगे ये कार्तीय है क्या। ये कार्तीय जो है ना एक वैज्ञानिक का नाम है, और यही इसी ने नियामक ज्यामिति का स्टार्ट किया। ये इसके पीछे कहानी जुड़ा हुआ है, किस तरह से स्टार्ट किया। तो कार्तीय तल और समतल क्या बोला जाता है, तो जिस तल में हम एक्स और वाई अक्ष को रखते हैं, इसी तल को ना हम कार्तीय तल या फिर कार्तीय समतल कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये कार्तीय समतल पढ़ेंगे, और कावर्तीय समतल में जो बिंदु दर्शाया रहेगा, इस चीज को हम एक बिंदु के नियामक को पढ़ेंगे। एक बिंदु के नियामक को पढ़ेंगे, यानी कि जैसे अगर हम आए किसी के गांव में आए, तो पता चले कि किसी का, यहाँ दिख रहा है ना, अगर किसी का घर यहाँ है और हम इसको मेन पॉइंट मान लें और जाना है हमें यहाँ, तो वो अपना एड्रेस इस तरह से बता सकता है कि जहाँ पर है वहाँ से कुछ कदम दाहिने बाएं, किसी भी किस तरह से एक निर्देश बिंदु देगा इस बिंदु पर पहुंचने के लिए। और इसी तरह के बिंदुओं को हम पढ़ेंगे किसमें, एक बिंदु के नियामकों की, किस तरह से उस बिंदु के नियामक को निकाला जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे नियामक समतल से जुड़े शब्दों एवं पदों की जानकारी, प्रयुक्त चिन्ह, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स नियामक कौन है, वाई नियामक कौन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर कोटि कौन होता है, भुजा कौन होता है। फिर पढ़ेंगे इससे मूल बिंदु क्या होता है, निर्देशांक किसको कहा जाता है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। इस चीज को अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना होगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे इसका लास्ट टॉपिक समतल पर बिंदुओं का अंकन, यानी कि जो समतल बनाएंगे हम कार्तीय तल, इस कार्तीय तल में किस तरह से उसको निर्देशित करते हैं, इस चीज को जानना होता है। ऐसा है कि बहुत जल्दी बोल दे रहे हैं, तो इस बात को एक बार नोट करेंगे। और अगर ज्यादा स्पीड बोल पा रहे हैं तो भी कमेंट करेंगे धीरे बोलने के लिए। अगला टाइम से धीरे बोलेंगे, अभी तो बोल नहीं सकते, अब बोलेंगे। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, यहां तक समझ में आया। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 5 में पढ़ना है हमें ज्यामिति, यानी कि ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री जो है अभी तक आपको फनाया गया है, कुदाया गया है एकदम से। 8 क्लास में रचना बनाना छोड़ दो, 9 क्लास में त्रिभुज, इसकी बनावट, वृत्त की बनावट, रचना, ये सभी क्या करो, छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीजों को अब बिहार पुलिस में काम आएगा। सबसे पहले है यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। तो इसमें हमें पढ़ना है बिंदु किसको कहा जाता है, बिंदु से मिलकर बनता है उसको क्या कहेंगे, कब हम किसी चीज को आकृति कहेंगे। मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने बोल दिया रेखा, तो बोला जाएगा रेखा किसको कहा जाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे कि बिंदु से मिलके बनता है, तो फिर बोला जाएगा बिंदु किसको कहा जाता है। फिर बिंदु कौन चीज से मिलके बनता है। इस तरह की जो भूमिका है वो यूक्लिड ज्यामिति में हमें पढ़ना है। रेखाओं के बारे में, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसमें हमें पढ़ना है अभिगृहित। 7 गो अभिगृहित पढ़ना है इस 9 क्लास में, कि कोई भी आकृति क्या है, कैसे एगो, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन है, इसी के शेप के और हम दूसरा किस तरह से ले सकते हैं। इसमें बोला जाएगा कि कोई भी 2 गो बिंदु के बीच के जब हम मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगा। इस तरह से आकृति जो है, कब एक आकृति दूसरे आकृति के जैसे ही बनेगा, इस भूमिका में हम पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका में। फिर इसके बाद इसे पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण, कि रेखा कौन चीज से बनेगा, रेखा कई तरह के होगा। और फिर रेखा के बाद फिर कोण पढ़ेंगे कि एक कोण किसको कहा जाएगा। तो रेखा का नाम आपने सुना है, समांतर रेखा पढ़ा है, तिर्यक रेखा पढ़ा है, प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ा है। इस तरह के रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो बीच की दूरी जो रेखा के बीच में समांतर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे,
समांतर रेखा बोलेंगे जैसे रेल के पटरी जो भी दोनों के बीच एकदम जहां तक जाएगा बीच की दूरी कम नहीं होता है। इसी तरह से आप प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ सकते हैं। जब दो रेखाओं को एक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो प्रतिच्छेदी रेखा का तिर्यक रेखा कहा जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर काटेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, और जिस बिंदु पर काटेगी प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाएगा। तो इस तरह से डिटेल्स में हमें पढ़ना है इसमें रेखा में। और फिर कोण क्या है, तो जब भी दो रेखाएं मिलेंगी उसके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होगा वो कोण कहा जाएगा, इतना मालूम रहेगा। और ये कोण कितने प्रकार के होंगे, तो कोण आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, इन सभी चीजों के, पुनरुक्त कोण, ऋजु कोण, और इसके बाद एकांतर कोण, संगत कोण, इन सभी चीजों के संबंध को ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रेखाएं एवं कोण में। इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे और आगे क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज किसको कहा जाएगा, तो तीन रेखाओं से मिलेगा तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के गुण, उसमें तीनों कोण मिला के कितना होगा, उसका बाहरी कोण कैसे निकाला जाएगा। फिर त्रिभुज में पढ़ना होगा सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा होगा, समरूप त्रिभुज किस तरह से बनेगा। इस त्रिभुज से अलग अलग जो प्रमेय बनेगा, RHS प्रमेय, RSA प्रमेय, RS से नहीं होता है, RHS प्रमेय होगा, ASA प्रमेय होगा, SSS प्रमेय होगा, यानी भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा है, यानी कि SAS प्रमेय। इन सभी प्रमेय को हमें इस 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है, जो कि 9th क्लास में कूद गए थे। समझ में आया? अगर ये सभी सारा चीज मालूम रहता तो इस बिहार पुलिस से डर नहीं लगता, जाकर के ध्यान दे निकालते। इसके बाद बात करेंगे चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज का किस तरह से निर्माण होगा, चतुर्भुज का किस तरह से रचना किया जाता है, इस चीज को पढ़ना होगा। चतुर्भुज का गुण किस तरह से होगा, कौन सा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इन सभी चीजों के गुणों को पढ़ना होगा। और किस तरह से इसका बाहरी कोण बनेगा, इसके बीच में कितना कौन सा विकर्ण लेकर के बनाएंगे, और कौन से चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होता है, किसमें अलग अलग होता है, किसका आसन कौन सा संबंध रखता है, हमें चतुर्भुज के चैप्टर में पढ़ना ही है। इसके बाद आएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, ये जो रचना, ज्यामितीय जो रचना बने रहेगा इसमें, ज्यामितीय जो त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सभी चीजों का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है वृत्त। तो वृत्त की रचना, त्रिज्या, वृत्तखंड, इसका व्यास, फिर इसका चाप, जीवा, इन सभी चीजों की जो रचना पढ़ना है हमें, बनावट के बारे में इसमें पढ़ना है, वृत्त के अंदर में वृत्त के बारे में। और ये जो रचना पढ़ेंगे तो ये रचना में हम इन सभी जितना भी ऊपर यहाँ से रेखा हम कौन से पढ़े हैं, इन सभी का काम इस बनावट में पड़ेगा। इसकी रचना कितना स्केल पे है, स्केल लेकर के हमें कोण बनाना सीखना होगा, अलग त्रिभुज की रचना करना सीखना होगा। उसके बाद से किस तरह से वृत्त की रचना करेंगे, कुछ त्रिज्या डायमीटर लेकर के उस चीज को पढ़ना है। किस तरह से हम नए चतुर्भुज का स्केल के माध्यम से बनाएंगे, इस रचना में पढ़ना है। इसके बाद हमें क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है, क्षेत्रमिति, जो कि ये यूनिट 6 है, इसमें हमें पढ़ना है। क्षेत्रमिति का मतलब होता है जब किसी भी ज्यामितीय आकृति या फिर आकार कि उसके मापन यानी कि उसके क्षेत्र की मापन, उसका आयतन जब हम ज्ञात करते हैं तो उसको हम क्षेत्रमिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमें क्षेत्रफल पढ़ना होता है कि किसी भी आकार या आकृति जो है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद उसका पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन ज्ञात करने के लिए इसमें सभी सूत्रों को याद रखना जरूरी होता है, और इसमें सभी रचना के बारे में, वर्ग, आयत या फिर वृत्त, शंकु, बेलन, इन सभी चीजों को इसमें पढ़ना होगा। गोला, छिनक, ये सारा चीज इसमें क्षेत्रफल में पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन में। तो ये जो भी आकार बने रहेगा, किस तरह से किसी शीशा, गोलाकार शीशा को पिघला करके हम अनेक प्रकार की गोली बनाएंगे, घनाभ का क्षेत्रफल किस तरह से निकलेगा, इस चैप्टर में हम लोग को क्षेत्रमिति में पढ़ना है, आयतन में। इसके बाद अब हम बात करेंगे सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो जब आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे 9th क्लास का, तो उसमें बताया गया होगा कि ना, ये जो सांख्यिकी चैप्टर है
और ये प्रायिकता इसको इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, इन सभी चीजों में उपयोग किया जाता है। बिजनेस में इन सभी चीजों का यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है। इसका ज्योग्राफी में भी उपयोग किया जाता है, साइंस में उपयोग किया जाता है, साइकोलॉजी में भी उपयोग किया जाता है। आपने देखिए हर सब्जेक्ट के क्षेत्र में इस चैप्टर का यूज है, इस चैप्टर का यूज किया जाता है। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर बतला सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि ये जो सांख्यिकी है, इन सांख्यिकी का हम लोग बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, लाइट कट गया है, लाइट आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये सांख्यिकी जो है, इसमें सांख्यिकी हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सभी चीजों का इसका गणना करते हैं हम सांख्यिकी में। और ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये सांख्यिकी है जो कि एक लिस्ट तैयार करता है किसी भी बिजनेस के लिए, ध्यान रखेंगे। और उसको सक्सेस होने का ये प्रायिकता अहम रोल निभाता है। और ये प्रायिकता जो है हर जगह संभव है। कल बारिश होने वाला है, नहीं होगा, कल मौसम कैसा होगा, इन सभी चीजों का अनुमान लगाना ये प्रायिकता का काम है। और ये साइंटिस्ट इसको अब अपने हाथों में ले लिए हैं, तभी तो मौसम वैज्ञानिक किसी भी चीज का अनुमान लगा पाते हैं। किसके माध्यम से? प्रायिकता के माध्यम से। तो ध्यान रखें कि ये चैप्टर केवल एग्जाम के लिए ही नहीं है, आपको पूरे जीवन जीने के लिए ये चैप्टर, ये सिलेबस महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं 10 क्लास के सिलेबस से। तो 9 क्लास और 10 क्लास का सिलेबस लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और फिर अब हम 9 क्लास के सिलेबस, 10 क्लास के सिलेबस को समझेंगे थोड़ा सा कुछ देर तक रुकेंगे सभी लोग। तो अब 10 क्लास के सिलेबस को समझते चलते हैं, ठीक, और ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा कुछ नहीं बल्कि बहुत भी अलग होता है। क्या चीज? इस संख्या पद्धति इसमें भी रहता है 10 क्लास में, इसमें भी हमें रियल नंबर पढ़ना होता है, बस उसके थोड़ा सा अगला रूप को सिद्ध करने वाले रूप से। इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है हमें बीजगणित यानी अलजबरा में। तो बहुपद सेम उसी तरह से 9 क्लास की जैसा पढ़ा जाता है, बस थोड़ा सा आगे रहता है कि इसके शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को देखना होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है। आप कमेंट में हमें जल्दी जल्दी बतला सकते हैं। ये रहेगा द्विघातीय बहुपद के लिए। अब त्रिघातीय बहुपद के लिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है। तो इन सभी फार्मूला को आपको मालूम रखना होगा। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल्स में इन सभी चीजों को पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे हम दो चर में रैखिक युगपत समीकरण। ये 9 क्लास में ही पढ़ना था, दो चर वाले रैखिक, लेकिन यहाँ क्या है, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का मतलब इसमें जोड़ा में रहेगा, यानी कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक समीकरण होगा। दूसरा समीकरण यहाँ रखेंगे dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। इस तरह से दो समीकरण एक साथ में रहेगा तो वो युगपत समीकरण का काम होगा। और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी जो 5 गो विधि होता है उसको कैसे हल करना होता है, इस चीज को इसमें पढ़ना होता है और इस एग्जाम में भी इसको खास रूप से देखना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे द्विघात समीकरण को लेकर के। तो द्विघात समीकरण, इसका आप विवेचक निकालते हैं जिसको आप डी वैल्यू बोलते हैं, यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी फार्मूला आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो चल जाना चाहिए मालूम। और आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए भी मालूम है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इस फार्मूला से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। इसमें हमें शर्त को पढ़ना होता है कि कब द्विघात समीकरण का हल एक होता है, अनेक होता है, अनंत होता है। इस चीज को इसमें हमें देखना होगा और इसकी प्रकृति के बारे में भी जानना होगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अंकगणित आवृत्ति। अंकगणित आवृत्ति में हमें पढ़ना होता है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना होता है। समांतर श्रेणी को अंक से संबंधित जो अलजबरा रहेगा इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो कि 9 क्लास से एकदम अलग हट के होता है, वो है ट्रायगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इसको हमें समझना होता है, हमें यहाँ पढ़ना है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, इन सभी चीजों के संबंध में पढ़ना होगा इस अनुपात को। यानी कि जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कर्ण लंब आधार
इसके अनुपात को इस अनुपात वाले में पढ़ेंगे, इसके बाद कोण पढ़ेंगे कितना कोण है, उसके बाद इसके तादात्म्य यानी कि सर्वांग सम जो बोला जाए एक तरह से इसका फॉर्मूला के लिए, तो इसके फॉर्मूला को पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा। इन सभी चीजों को और फॉर्मूला को इसमें हमें पढ़ना होगा और याद करना भी एकदम जरूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नियामक ज्यामिति, और ये नियामक ज्यामिति में एक चैप्टर रहेगा जिसमें 9 क्लास के अगला वर्जन, यानी कि इसमें दूरी सूत्र पढ़ना होगा, मध्य बिंदु पढ़ना होगा, केंद्रक पढ़ना होगा, त्रिभुज के केंद्रक, अंतः केंद्रक, इन सभी फॉर्मूलाओं को इसमें विभाजन सूत्र इसी नियामक ज्यामिति में पढ़ना है 10 क्लास में, और आपको मालूम भी होना चाहिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अगला यूनिट जो यूनिट 5 है, और यूनिट 5 है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, इसमें थेल्स प्रमेय पढ़ना है, प्रमेय को सिद्ध करना है, इस चीज को जानना होता है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना होता है। इस थ्योरी को जानेंगे और फिर उस थ्योरी का भी उपयोग करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है। इसके बाद हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, इसमें चाप, जीवा, वृत्त के परितः केंद्र, वृत्त के जो स्पर्श बिंदु है, इन सभी चीजों को, वृत्त की त्रिज्याओं के बारे में पढ़ना होगा, वृत्त की रचना करने के बारे में, और ये बनावट जो है इन तीनों के बनावट को सीखना होगा, यानी कि दोनों के त्रिभुज और वृत्त इसकी संरचना किस तरह से बनेगी, इसमें हमें बनावट में पढ़ना है। इसके बाद क्षेत्रमिति में हमें पढ़ना है समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल। समतल क्षेत्रफल का मतलब कि इसमें हमें इस चीज को नहीं पढ़ना है 10 क्लास में, लेकिन इसमें बताया जा रहा है 10 क्लास में हमें इस चैप्टर की जगह पे पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इस चीज को वृत्त से संबंधित क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर समतल के बारे में बता दें, जिससे वर्ग, आयत, त्रिभुज, इन सभी का क्षेत्रफल को बोलेंगे समतल, यानी जो समतल पे रहेगा, जो 2D रहेगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगा। इसमें हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें 3D आकृतियों के बारे में पढ़ना है, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, जो 3D में रहेगा उसमें हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन को पढ़ना होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, समझ में आया होगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग 9 क्लास के ही डेवलपमेंट फॉर्म को पढ़ेंगे। सांख्यिकी में हमें एक नया चीज मिलेगा त्वरण, और फिर उसके बाद सेम पहले जैसा ही बहुलक, माध्य, माध्यिका, 9th क्लास वाला ही फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा डेवलप करके क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इसके बाद प्रायिकता पढ़ेंगे, प्रायिकता इसमें हेड टेल को लिया जाएगा और किस तरह से डाइस फेंकने के लिए हमें, और फिर उसके बाद ताश के पत्ता के बारे में, इसी बारे में प्रायिकता वाला में ही पढ़ना होगा। और उसके बाद सहायक पाठ, और भी जो सहायक पाठ मतलब इससे रिलेटेड है उसको हमें इस एग्जाम के तहत यानी बिहार पुलिस की सिलेबस के अंदर पढ़ना होता है। यानी कि 9-10 क्लास में इतना सिलेबस रहेगा, तो जिस विद्यार्थी को इतना सिलेबस मजबूत होगा उसको एग्जाम से डर नहीं लगेगा। जिस प्रकार से मजबूत जड़ वाले पेड़ को बारिश, आंधी, तूफान से डर नहीं लगता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।